हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BPSC 134 यूनिट नंबर 7 है हमारा, जिसका नाम है रचनावाद। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम परिचय की बात करेंगे। इसमें हम समझेंगे सिचुएशन जो है वो कहाँ से कहाँ जो स्टार्ट हो रही है और ये सारी चीज़ें, और इसमें हम कौन से जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर में जो चर्चा है वो हम कर लेते हैं परिचय में। देखिए, बात यहाँ पर है शीत युद्ध की समाप्ति के ऊपर। ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति और वैश्वीकरण की बढ़ती रफ्तार ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अत्यधिक परिवर्तन किया। ठीक है, तो शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध आपको पता होगा। ठीक है, शीत युद्ध जो है वो क्या था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो था एक जो है वहाँ पर तनावपूर्ण सिचुएशन चल रही थी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, जो दो गुटों में लड़ाई हो रही थी, और ये जो लड़ाई है आप ये इसे कैसे कह सकते हो, मतलब हथियारों से नहीं हो रही थी। ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा इसको क्लास 12th में भी। वैश्वीकरण के अंदर क्या होता है, तो यानी कि ये बात है शीत युद्ध की समाप्ति की, और वैश्वीकरण क्या है, उस समय बढ़ रहा था। तो वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, इसमें दोस्तों अपनी देश की अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, दूसरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ जो हम वहाँ पर खोल देते हैं व्यापार करने के लिए। ठीक है, और उसमें जो है व्यापार को बढ़ावा मिलता है, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर ज़्यादा होती है। तो ये जो था वैश्वीकरण की जो रफ्तार थी वो बढ़ रही थी, उस समय की बात हो रही है, और शीत युद्ध की जो समाप्ति के बाद की बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अत्यधिक परिवर्तन आ रहा था। ठीक है, नए नए ये जो घटनाक्रम था, नए घटनाक्रम ने क्या किया, नागरिक समाज समूह के लिए समस्याओं और अवसरों का एक नए समूह को प्रकट किया। यानी कि आपको पता है जिस समय समस्याएं होती है उस समय क्या होता है, अवसर भी होते हैं नए नए। जैसे कोविड था, ठीक है, तो कोविड के समय में क्या था, एक तरह से वो समस्या थी, लेकिन बहुत सारे बिजनेस उसी समय क्या है खड़े हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो एक तरह से वो अवसर भी था। ठीक है, लोगों ने उस चीज़ का जो है जो फ़ायदा भी उठाया, और उस समय हमें पता चला कि जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन होनी चाहिए थी तो बेटर होती, ये सारी चीज़ें जो हुई, तो वो एक तरह से अवसर भी था समस्या के समय। तो सेम यहाँ पर भी है, ऐसे ही हुआ था। यहाँ पर समझिए, इस अध्याय के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसे समझते हैं। इस अध्याय में हम रचनावाद के दार्शनिक आधार की व्याख्या करेंगे। ठीक है, रचनावाद की आलोचना पढ़ेंगे, रचनावाद के जो प्रमुख संस्करण हैं इनके बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, छोटा सा है ये जो यूनिट है, और इसमें क्या है कि अपना एक सिद्धांत के ऊपर जो है हम बात करेंगे। उसमें जो है लोगों ने अलग अलग जो है वो विचार दिए होंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं, देखो जैसे कि रचनावाद क्या है इसे समझते हैं। तो रचनावाद का क्या मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि कुछ रचनाएं आए हमारे दिमाग में कुछ अलग हट के। ठीक है, रचनावाद क्या एक सिद्धांत है। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी इसको प्राप्त कर रहा है, जो शिक्षार्थी है, उनकी नई समझ और ज्ञान का निर्माण कराता है। जो पहले से जानते हैं, जिसके अंदर पहले से कुछ कला होती है, जैसे आप समझ सकते हो कि जो कोई रचना करता है, स्कूल के अंदर प्रवेश करने से पहले ही इसका ज्ञान जो है हमें होता है, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, इसे सीखने सिखाने का सिद्धांत भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है रचनावाद का दार्शनिक आधार। ठीक है, यहाँ पर देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या हुआ था, लेखकों ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, जो लेखक थे उन्होंने क्या किया, एक जो प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत किया। ठीक है, और उस प्रस्ताव में क्या था, जिसमें चेतना को समझने पर जो है जोर दिया गया था। ठीक है, किसको समझने पर जोर दिया गया था, यहाँ पर चेतना को। तो चेतना क्या होती है, चेतना भी वो होता है जो हम अपने आपस में स्वयं से उस चीज़ को समझे, हमारे आसपास के जो वातावरण है उसके तत्वों को समझे। ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, मतलब खुद से समझने वाली जो चीज़ें हैं वो। और इन विचारकों ने क्या किया, रचनावाद की उत्पत्ति में अत्यधिक सहयोग दिया। ठीक है, इन विचारकों ने क्या किया, जो रचनावाद की जो उत्पत्ति हो रही थी उसको क्या क्या सहयोग किया, उसको क्या क्या सपोर्ट किया, उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है सहयोग मिला था। अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रांसीसी दार्शनिक की, तो इन्होंने क्या किया, इनके कार्य ने भी, इन्होंने जो काम किए थे उन्होंने भी क्या किया, रचनावाद की उत्पत्ति और विकास को
अत्यंत क्या किया था, प्रभावित किया था। अगर हम यहाँ पर बात करें रचनावाद की जो उत्पत्ति का जो वर्णन है, इसको करते समय क्या है, अंग्रेजी स्कूल का भी इसमें बहुत बड़ा जो है प्रभाव है। इसको भी क्या इसमें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसने क्या रचनावाद का अग्रदूत इसको जो है माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के ऊपर में। ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता हो, देखो अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय आपको पता है, ठीक है, जो अपने देश से अधिक, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई क्या है इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है, तो वो अपने देश में भी होगी, अपने देश से अलग भी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय तो आपको पता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अराजकता। अराजकता का क्या मतलब होता है, अराजकता का मतलब होता है देश में राजा या शासक का ना होना। ठीक है, तो ये है, ये सारी जो चीज़ें हम समझते हैं। इसमें क्या है कि देश से बाहर भी जो सिचुएशन हो सकती है और दूसरे देश के लिए हमारा देश भी जो है इसकी सिचुएशन हो सकती है। तो इसे समझते हैं एक बार कि अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, इसके अंदर जो है कौन कौन क्या क्या जो बातें हैं वो बताई गई है। एक बार इसको जो हम समझ यहाँ पर लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के अंदर अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अराजकता की बहस के संबंध में नव यथार्थवादी जो थे, ठीक है, यहाँ पर गौर करना है आपको, जो नव यथार्थवादी थे और नव उदारवादी थे, ठीक है, तो इन दोनों की सहमति थी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो जो नव यथार्थवादी थे उनकी जो विचारधारा थी, उनकी विचारधारा अलग होती है, नव उदारवादी की जो विचारधारा होती है वो अलग होती है। तो यहाँ पर दोनों की सहमति थी। अब नव यथार्थवादी क्या कहते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि शक्ति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सबसे महत्वपूर्ण कारक वो किसको मानते हैं, शक्ति को मानते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर उदारवादी की बात करें तो उदारवादी का जो लक्ष्य है वो ये है, उनका ये कहना है कि लाभ के बजाय पूर्ण लाभ जो है वो सुनिश्चित करना सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हो दोनों की जो विचारधारा है वो अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों की यहाँ पर क्या है, सहमति है, मतलब कि दोनों इस चीज़ को जो है सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अराजकता को दूर करने के लिए जो नव यथार्थवादी थे उन्होंने क्या किया, स्वयं सहायता तंत्र को प्राथमिकता दे दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई। अगर हम यहाँ पर बात करें, लेकिन उदारवादियों ने क्या किया, जो उदारवादी थे इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अराजकता को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, निर्भरता का सुझाव जो है ये देना चाहिए, ये इनकी विचारधारा थी। प्लस में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के संबंध में रचनावादी निकोलस ऑनफ का जो है विचार है। अब इनका क्या विचार है समझिए, इन्होंने कहा कि विश्व में सरकार की अनुपस्थिति, यानी कि अगर विश्व में सरकार ना हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या यहाँ पर क्या है सरकार ना हो, ठीक है, विश्व की बात कर लेते हैं, विश्व में अगर सरकार ना हो, अनुपस्थिति हो, तो व्यवस्था और हिंसा जो है वो नहीं होती, मतलब व्यवस्था में क्या है, हिंसा नहीं होती। तो भाई ये इनका अपना विचार है। ठीक है, सबके यहाँ पर क्या है, पर्सनल विचार है और हम उसी विचार के बारे में यहाँ पर जो है बातें कर रहे हैं। ठीक है, कि किसका क्या विचार है। इसमें क्या होता है कि किसी मुद्दे पर किसी की सहमति होती है, किसी मुद्दे पर किसी की सहमति नहीं होती है। ठीक है, कोई किसी विचार को अलग मानता है, फिर उस विचार को कोई वहाँ से उसकी कमी निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सारी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए अतिवादी, इसको समझते हैं कि ये इनका जो क्या रोल था। देखिए, सामाजिक यथार्थ की व्याख्या करने के लिए अतिवादी रचनावादियों ने एक भाष्य विज्ञानात्मक दृष्टिकोण को जो है विकसित किया था। ठीक है, इसमें क्या है, इन्होंने कहा था कि सच्चाई और शक्ति के मध्य, यानी सच्चाई और शक्ति, इसके बीच का जो संबंध है उसको उजागर करना है, इन्होंने ये कहा था। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थायी विशेषता, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं, जैसे मान के चलो कोई एक ए देश है और उसका बी देश के साथ क्या है, संबंध है। ठीक है, तो इनके बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो स्थायी विशेषता के रूप में अराजकता को मानते हैं। ठीक है, और इस पहलू को दूर करने के उपाय को तय करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अतिवादी के अंतर्गत आती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आलोचनात्मक। ठीक है, आलोचनात्मक में क्या होगा, इसमें जो है सब अपने अपने जो विचार रखेंगे। ठीक है, और कौन इस विचारधारा का आलोचनात्मक करता है। ठीक है, मतलब कोई तो होगा जो इसकी बुराई करता है, तो इसमें उसके जो नाम होंगे उसके बारे में, और इसकी वजह, मतलब एक मुद्दे के ऊपर में कौन अपनी दूसरे मुद्दे की बात जो है वो करता है,
वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आलोचनात्मक रचनावाद से जुड़े हुए जो विचारक है, मतलब कि जो इसकी आलोचना करते हैं वो है एंड्रियो लिंकलैटर, ठीक है, रॉबर्ट कॉक्स और हिदर राय और पॉल किल आदि। ठीक है, तो ये क्या है, इसके रचनावाद से जुड़े आलोचनात्मक विचारक है ये। यहाँ पर देखिए, अब इन्होंने जो किस प्रकार की जो है आलोचना करी है और ये क्या बोलते हैं कि किस चीज़ की जगह क्या चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, आलोचनात्मक रचनावाद ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जैसा है समझने के बजाय, इन्होंने क्या बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे हैं उस चीज़ को समझने के बजाय हमें ये समझना है कि वो कैसे बन गया और ये कैसे होना चाहिए, इसकी जांच करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि अतिवादी रचनावादी की भांति, यानी कि जैसा अतिवादी है रचनावादी है उसकी तरह आलोचनात्मक रचनावादी भी मानते हैं, और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बहस से परिपूर्ण है। इन्होंने क्या बोला है कि ये जो टॉपिक है ये क्या है, बहस से परिपूर्ण है, यानी कि इसमें क्या है, अगर इस टॉपिक का अगर उखाड़ा जाता है, इस टॉपिक को, इस टॉपिक के ऊपर में बात की जाती है, तो वहाँ पर क्या है, बहस होना जो है वो क्या है वहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि बहसपूर्ण टॉपिक, कोई ऐसा टॉपिक होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि हमने क्या है कि एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, और उसका जो एक कोई कोना है वो कोना क्या है उसके बारे में पता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ए को एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, ए की विजय पढ़ी हमने, ए का विस्तार पढ़ा, ठीक है, और ए का पतन पढ़ा। तो पतन को लेकर क्या है, किसी को वहाँ पर कंफर्म नहीं पता है। तो ये जो मुद्दा है ये कैसा होगा, ये मुद्दा होगा यहाँ पर कि उसमें क्या होगा, बहस होगी। ठीक है, क्योंकि किसी को कंफर्म नहीं पता है तो कोई अपना विचार रखेगा, कोई अपना विचार रखेगा, उस बीच के में क्या होगा, बहस होगा। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो बहसपूर्ण होती है, उसमें बहुत सारा जो है कंफर्म नहीं होता है, तो एक बहस का मुद्दा होता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी इसमें। आपको यहाँ पर क्या है कि आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, प्लस में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो मेरे से। यूनिट जो है आपका यहाँ पर क्या है, ख़त्म हो चुका है। वीडियो अगर आपको पसंद आ गया तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, साथ ही शेयर कर सकते हो जिसके साथ भी आप पढ़ाई करते हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को, बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन होगा ऐसे ही प्रेस कर दे, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाएगी जब भी वीडियो अपलोड होगी। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी जो है ये बातें थी इस यूनिट के अंदर में। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए धन्यवाद।